Hello, my dear students. Welcome to my class Physics in Your Life. And today we are going to start few assertion and reasoning questions related to electricity, class 10th. So, let's get started. ये ना एक नया कॉन्सेप्ट है जो कि शायद एक साल पहले स्कूल में जो बोर्ड्स हैं और जो फाइनल एग्जाम्स हैं क्लास 9-10 के ओके उसमें इसको इंट्रोड्यूस कराया गया। ये हमारा जो टाइप है असर्शन एंड रीजनिंग, राइट। तो पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये एक असर्शन रीजनिंग होता क्या है। असर्शन आपकी एक मेन स्टेटमेंट होती है, ठीक है। अब वो सही हो सकती है, गलत हो सकती है, वो सेकेंडरी है, बट ये आपकी असर्शन इज योर मेन स्टेटमेंट और उसको सपोर्ट करने के लिए उसका एक रीजन दिया जाता है, ठीक है। तो हमें इस टाइप के क्वेश्चंस में करना क्या होता है, हमें ये चेक करना होता है क्या दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं और जो रीजन दिया गया है वो इसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। या फिर असर्शन करेक्ट है, रीजन गलत है, या दोनों ही गलत है, ठीक है। तो ये हमारी चॉइसेस होती हैं ए बी सी डी ई, ओके। इसमें क्या है कि अगर दोनों असर्शन एंड रीजन दोनों ट्रू हैं, दोनों करेक्ट हैं और जो रीजन दिया गया है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो हम ए को मार्क कर देंगे, ठीक है। तो हम ए ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे उसमें से, राइट। अब बी में क्या ऑप्शन होगा, अगर ए और बी मतलब असर्शन एंड रीजन दोनों ट्रू हैं, दोनों करेक्ट हैं, लेकिन जो रीजन दिया गया है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, एक्सप्लेनेशन कुछ और दे दिया गया। स्टेटमेंट करेक्ट है बट दैट स्टेटमेंट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस मेन स्टेटमेंट, ठीक है। तो आप बी चूज कर लेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि असर्शन जो मेन स्टेटमेंट है वो सही है, वो ट्रू है, लेकिन जो रीजन दिया गया है वो गलत है, इनकरेक्ट है, तो आप सी चूज करेंगे, ठीक है। अगर आपको लगता है कि जो मेन स्टेटमेंट है वो गलत है और रीजन जो है वो ठीक है तो आप बी चूज करेंगे। अगर आपको लगता है दोनों ही गलत हैं तो आप ई चूज करेंगे। तो आपको ये कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चंस जो हैं इसीलिए इंट्रोड्यूस कराए गए हैं क्योंकि जो आप 12th के बाद जितने भी एंट्रेंस देते हैं उसमें असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो एग्जाम के बाद 12th के स्कूलिंग अपनी कंप्लीट करने के बाद जब आप एंट्रेंस देते थे पहले, या जो भी बच्चे देते थे उनको इस कॉन्सेप्ट के बारे में ज्यादा पता नहीं होता था, ठीक है। इसलिए इसको इंट्रोड्यूस कराया गया, ठीक है, ओके। तो हम 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन लेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में जो मेन स्टेटमेंट है वो कहते हैं द कनेक्टिंग वायर्स आर मेड अप ऑफ कॉपर। करेक्ट है, कॉपर वायर से जो कनेक्टिंग वायर्स होते हैं वो बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं, रीजन क्या बोल रहा है कि द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर इज हाई। करेक्ट बोल रहा है, ठीक है। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आ गया, राइट। तो असर्शन क्या बोलता है, कॉपर वायर जो है वो कनेक्टिंग वायर जो है वो कॉपर के बनाए जाते हैं। ये आपकी मेन स्टेटमेंट हो गई, ठीक है। और इसको सपोर्ट करने के लिए उसने रीजन क्या दिया, क्यों कॉपर वायर क्यों चूज किया जाता है, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई होती है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ट्रू है, दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू हैं और इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी करेक्ट है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई कॉपर ही क्यों, सिल्वर भी तो चूज कर सकते हैं। सिल्वर की जो कंडक्टिविटी होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कॉपर से हाई होती है, तो हम सिल्वर क्यों नहीं चूज कर लेते। इसका एक बहुत सिंपल से रीजन है, क्योंकि सिल्वर इज एक्सपेंसिव, ठीक है, मच मोर एक्सपेंसिव देन दिस कॉपर। समझ आ गया, ओके। तो इसके लिए हमारा जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ए। क्लियर हुआ, ओके। नाउ मूविंग अहेड टू आवर सेकंड क्वेश्चन। Now second question is when the length of a wire is doubled, ठीक है, लेंथ जो है एक वायर की उसको डबल कर दिया गया। मान के चलते हैं ये हमारे पास एक वायर थी, इसकी लेंथ थी L और इसमें हमने इतनी ही लेंथ को और ऐड कर दिया गया। तो अब इस वायर की लेंथ हो गई हमारी 2L, राइट। देन इट्स रेजिस्टेंस ऑल्सो गेट्स डबल्ड, तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो भी डबल हो जाएगा, ठीक है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था R इक्वल टू रो L अपॉन A, याद आ रहा है थोड़ा सा, फैक्टर्स अफेक्टिंग
रेजिस्टेंस, राइट। तो अब इसमें क्या था, ये फॉर्मूला बना कैसे था, ये फॉर्मूला बना था दो कंडीशन से, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अभी इस क्वेश्चन में हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, हम बात कर रहे हैं लेंथ की, ठीक है। तो अब देखो, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर मैं L को ट्वाइस कर दूंगा तो R भी तो ट्वाइस हो जाएगा। बात समझ आ गई। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है कि अगर मैं R इंक्रीज कर रहा हूं तो L भी इंक्रीज होगा, और अगर मैं R डिक्रीज कर रहा हूं तो L भी डिक्रीज हो जाएगा। यही तो प्रोपोर्शनैलिटी कहती है, ठीक है। ओके, सो रेजिस्टेंस जो है वो भी डबल हो जाएगा, कब, जब आप लेंथ को डबल कर देंगे, राइट। अब उसका रीजन वो क्या बोलता है, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। करेक्ट है, उसी से तो हमने चेक किया, ये देखो, ये देखो, हर जगह पर मैंने वही लिखा हुआ है, समझ आ गया। तो अगेन इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, कि भाई असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और रीजन जो है वो असर्शन को सपोर्ट कर रहा है। समझ आ गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ओके, so now moving ahead to our third question. Third question is this: a conductor has positive 3.2 into 10 to the power minus 19 कूलम चार्ज। एक कंडक्टर के पास इतना चार्ज आया, ठीक है। कैसे आया उसका उसने रीजन दे दिया। भाई क्यों आया होगा, क्योंकि उसने दो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया, समझ आया, एक्सेप्ट कर लिया बेसिकली, है ना। अब आपने क्लास 9th की केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि अगर एक एटम है, मान के चलते हैं ये एटम है, ठीक है, इसके पास आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो इसका मतलब इसके जो न्यूक्लियस होगा उसमें दो प्रोटॉन्स भी होंगे, तभी तो इसका जो टोटल चार्ज होगा, नेट चार्ज होगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा। बात समझ आ रही है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। ओके, सो नाउ अब हुआ क्या, इसमें से ये एक इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया, तो अब इसके पास कौन सा चार्ज ज्यादा हो गया, देखो पहले इसके पास +2 था, ठीक है, देखो +2 एंड -2, तो आंसर हमारा 0 आ रहा था। अब क्या हुआ, जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो अब इसके पास +2 तो पहले से ही है, अब लेकिन -1 रह गया ना, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो आंसर क्या आ जाएगा, +1। इसका मतलब है कि इस वक्त एक इलेक्ट्रॉन जाने के बाद इस पर जो चार्ज क्रिएट हुआ वो हो गया +1। बात समझ आ गई। अगर ये भी इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो इसके पास ये कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। बात समझ आ गई ना, क्लियर हो गई ना ये बात। ओके, तो अब माना हमने कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स निकले थे, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट कर लिया। अब देखो अगेन यही सिचुएशन अगर मैं मानूं, तो अब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, एक नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो गया, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, -1। अब अगर ये भी इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर लेता है तो इसके पास अगेन एक -1 और हो जाएगा, मतलब -2 हो जाएगा इसका टोटल चार्ज। समझ आ रहा है आपको ये कॉन्सेप्ट। ओके, सो नाउ अब इसका मतलब क्या है कि अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो उसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये क्लास 9th का कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री का, राइट। तो अब क्वेश्चन क्या कहता है कि भाई उसके पास कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब है कि उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए होंगे ना। बात समझ आ रही है, एक्सेप्ट थोड़ी किए होंगे उसने, बट ये तो बोल रहा है गेन किए होंगे, इसका मतलब रीजन जो है वो गलत हो गया, ठीक है। जब रीजन गलत हो गया तो स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट होगी, सी क्या बोलता है, सी ये बोलता है कि अगर असर्शन करेक्ट है और रीजन जो है वो फॉल्स है तो हम सी को करेक्ट कर देंगे, ठीक है। अगर आप भूल गए हैं तो एक बार मैं दिखा देता हूं आपको, ये देखिए सी क्या बोलता है, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये इस कैटेगरी के अंडर आ गया। बात समझ आ गई आपको।
Okay, now moving ahead to our next question. Yes. A 200 watt bulbs glow with more brightness than 100 watt bulb. सिंपल सी बात है भाई, जो 200 वाट का बल्ब होगा वो ज्यादा ब्राइट ग्लो करेगा कंपैरेटिवली 100 वाट के बल्ब से। ठीक है, समझ आ गया? तो एक हमारे पास 200 वाट का बल्ब है और एक हमारे पास 100 वाट का बल्ब है। ठीक है, और वाट क्या होती है? पावर होती है, ये तो हमें मालूम है। ठीक है, ओके। अब ये कहता है कि क्यों करेगा? क्योंकि 100 वाट का जो बल्ब है उसके पास रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। 100 वाट का जो बल्ब है उसके पास रेजिस्टेंस ज्यादा होगा 200 वाट से। ठीक है, इसका मतलब कि R1 जो है वो लेस है R2 से, ये कह रहा है। अब देखते हैं किस तरीके से। देखो, हमारे पास एक फॉर्मूला है, कौन सा? पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R, है ना। अब अगर मैं इस फॉर्मूले को देखूं तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा यहां से। इसका मतलब है कि अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा तो पावर कम हो जाएगी, और अगर रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो पावर बढ़ जाएगी। अब वापस आ जाते हैं, इसी कंडीशन को देखते हुए हम वापस आ जाते हैं। पावर किसकी ज्यादा है? 200 वाट की। पावर किसकी ज्यादा है? 200 वाट की। तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? नहीं, कम हो जाएगा। तो बिल्कुल करेक्ट बोल रहा है। पावर कम किसकी है? 100 वाट वाले की कम है पावर, तो रेजिस्टेंस इसका बढ़ जाना चाहिए क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बिल्कुल करेक्ट बोल रहा है। इसका मतलब है कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है असर्शन का, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। समझ आ गया? ओके, so now moving ahead to our next question, that is this. अब ये क्या बोलता है? Positive charge inside the cell always goes from positive terminal to the negative terminal. ठीक है, मतलब पॉजिटिव चार्ज जो है सेल के अंदर वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करता है। ये स्टेटमेंट मेन स्टेटमेंट हो गई, राइट। अब इसका सपोर्ट कैसे कर रहा है? पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द सेल मे गो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, ये करेक्ट लग रहा है। ठीक है, अब देखो पॉजिटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ थोड़ी जाता है, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, ये तो हाँ उसने उल्टा ही बोल दिया, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी इनकरेक्ट। ठीक है, और जो रीजन दिया हुआ है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, इट मे गो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, करेक्ट बात है। ठीक है, समझ आ गया? आपको मालूम है ना, पॉजिटिव टर्मिनल मतलब हायर पोटेंशियल। ठीक है, हायर पोटेंशियल, एंड नेगेटिव टर्मिनल मतलब लोअर पोटेंशियल। ओके, तो चार्ज जो है वो कहां से कहां मूव करेगा? ऑलवेज हायर टू लोअर, है ना। अब कौन सा चार्ज मूव करेगा? इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी में, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर टू लोअर मूव करेगा। ठीक है, अब अगर इसी तरीके से अगर समझे हम, ठीक है, इनफॉर्मली अगर हम समझें इसको, ठीक है, तो क्या है भाई, अगर नेगेटिव जो है हायर टू लोअर जा रहा है तो पॉजिटिव कहां से कहां जाएगा? वो लोअर टू हाई जाएगा। बात समझ आ रही है? इसका मतलब उसको नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाना चाहिए, और सेकंड स्टेटमेंट वही बोल रही है। तो इसका मतलब है कि सेकंड जो है वो करेक्ट है, असर्शन जो है वो इनकरेक्ट है। समझ आया? इट मे गो फ्रॉम, ये ध्यान रखना है, राइट। तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? डी। डी क्या बोलता है कि assertion is false and reason is true, right? Okay, so now moving ahead to our next question, question number 6. Okay, अब क्या समझना है? A voltmeter and ammeter can be used together to measure resistance but not power. ठीक है, अब एक सर्किट अगर मैं बनाऊं, ठीक है, मान के चलते हैं ये बल्ब है, ओके, और इसमें हमने एक एमीटर भी लगा दिया और इसका हमने वोल्टमीटर भी लगा दिया। वोल्टमीटर पैरेलल में लगता है, एमीटर सीरीज में लगता है, ये तो आप सभी को पता हो गया ना। अब तो ये हमारी बैटरी हो गई, ये हमारी की हो गई, ओके, एंड एमीटर, बल्ब, ठीक है। अब इसमें करंट भी फ्लो हो रहा है, ओके, दिस इज आवर करंट, राइट। अब ये क्या कहता है कि वोल्टमीटर एंड एमीटर कैन बी यूज्ड टुगेदर
टू मेजर रेजिस्टेंस बट नॉट पावर। ठीक है, अब पावर का फॉर्मूला वी आई भी होता है, पावर का फॉर्मूला वी स्क्वायर बाय आर भी होता है। ठीक है, ओके। अच्छा, तो वोल्ट मीटर और एमीटर तो रेजिस्टेंस को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, पावर को भी कर सकते हैं, ऐसा थोड़ी है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट तो करेक्ट इनकरेक्ट हो गई। ठीक है भाई, अगर आप एक चीज को समझो ना, अगर आप वोल्ट मीटर से आप क्या मेजर करेंगे, वी कैलकुलेट करेंगे, एमीटर से आप क्या मेजर करेंगे, आई कैलकुलेट करेंगे। जब आपके पास वी और आई आ गया तो पावर तो ऑटोमेटिकली आई गई ना, समझ गए। तो ये उसने जो बोला ये इनकरेक्ट बोल दिया लास्ट में, बट नॉट पावर बोल दिया। क्लियर है, ओके। अब सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलते हैं, पावर इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज एंड करंट। पावर इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज एंड करंट। पावर जो है प्रोपोर्शनल होगी वोल्टेज एंड करंट के। भाई अगर आप वोल्टेज इंक्रीज करते चले जाओगे, ठीक है, तो करंट भी इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, बट वो पावर के प्रोपोर्शनल थोड़ी होगा, हो सकता है। क्लियर हुआ? देखो, अगर आपको अभी क्लियर नहीं हुआ तो मैं बता देता हूं। रीजन क्या बोलता है कि पावर जो है वो प्रोपोर्शनल है वोल्टेज एंड करंट की। ओनली पावर नहीं, ओनली पावर इज नॉट प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज एंड करंट, रेजिस्टेंस ऑल्सो। ठीक है, बात समझ आ रही है? पहली स्टेटमेंट क्या थी कि वोल्टेज और एमीटर जो है वो रेजिस्टेंस को मेजर कर सकता है, पावर को नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि पावर जो है वो वोल्टेज और करंट के प्रोपोर्शनल है। तो ऐसा तो है ही नहीं। बात समझ आ रही है? ये क्या बोल रहा है कि पावर जो है वो वोल्टेज और करंट के प्रोपोर्शनल है। अब वोल्टेज एंड करंट जो है इससे ये जो है रेजिस्टेंस के भी प्रोपोर्शनल होते हैं और पावर के भी प्रोपोर्शनल होते हैं। समझ आ रही है? इन्हीं फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं इससे रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाय आर, सॉरी वी स्क्वायर बाय पी, है ना। तो यहां पर देखो रेजिस्टेंस के भी प्रोपोर्शनल है पावर, है ना। और अगर मैं इस फॉर्मूले में देखूं तो करंट के भी प्रोपोर्शनल है पावर और पोटेंशियल के भी प्रोपोर्शनल है पावर। सो इट मींस कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ पावर जो है वोल्टेज और करंट के ही प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस भी इन दोनों के प्रोपोर्शनल है। समझ आ गई बात? V इज इक्वल टू आई आर होता है ना, भूल गए ओम्स लॉ? ठीक है, तो इन सिंपल वर्ड्स, इन सिंपल स्टेटमेंट, व्हाट we can see is resistance is also proportional to potential and current, and power is also proportional to potential and current, and potential and potential and resistance and potential and current, right? इसी वजह से ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गई और ये भी, इसका जो रीजन था फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए, सपोर्ट के लिए, वो भी इनकरेक्ट हो गया। Okay, so our answer is E. Okay, both statements are false, right? Now moving ahead to our next question. A wire A is thin in comparison to wire B. ये एक वायर है जिसको मैं A मान लेता हूं, और ये एक वायर है जिसको मैं B मान लेता हूं। ठीक है, वायर A is thin and wire B is thick, right? Of same material, same material है, same length है। Then resistance of wire A, इसका जो resistance है is greater than the resistance of wire B। ठीक है, ये हमारी हो गई मेन स्टेटमेंट। क्लियर हुआ? ओके। अब resistivity of wire A is greater than the resistance of wire B। ओके, अब समझने वाली बात क्या है कि यहां पर resistivity दी हुई है और यहां resistance दिया हुआ है। क्लियर है? ओके, तो ये तो स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट हो गई सीधी सीधी। ओके, अब मे बी मान के चलते हैं यहां पर रेजिस्टिविटी है। ठीक है, यहां पर रेजिस्टिविटी आ गया क्योंकि कंपैरिजन सेम फिजिकल क्वांटिटी में होता है। मे बी ये मेरी टाइपिंग मिस्टेक होगी शायद। ठीक है, तो ये रेजिस्टिविटी हो सकती है और रेजिस्टिविटी ऑफ वायर इज ग्रेटर देन रेजिस्टिविटी ऑफ वायर बी, ये सपोर्ट कर रहा है इस मेन स्टेटमेंट को। तो हमें समझना क्या है कि जो रेजिस्टेंस होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, रो एल बाय ए, जिसमें ये हमारा रेजिस्टिविटी होता है ना। रेजिस्टिविटी
does not depends on the length of the conductor and the area of the conductor और द मटेरियल, सॉरी मटेरियल तो सेम ही है, तो अब अगर कॉपर वायर है तो वो पूरी कॉपर वायर की रेसिस्टिविटी सेम ही होगी, उसका तो कोई लेना देना है ही नहीं। बात समझ आ रही है? तो वायर ए की थिकनेस अगर कम है वायर बी से तो उसका रेजिस्टेंस जो होगा वो ज्यादा होगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये हमने अभी पहले भी समझा था, ठीक है? बात समझ आ रही है? तो ये इस पर डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी से इसका कोई लेना देना नहीं है। बात समझ आई? इसी वजह से जो रीजन है वो इनकरेक्ट हो गया और जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा इसमें सी, ठीक है? कि असर्शन करेक्ट है बट रीजन जो है वो इनकरेक्ट हो गया। ओके, नाउ मूविंग अहेड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये हमारा क्वेश्चन रिपीट हो गया तो हम इसको हटा देते हैं, ठीक है? नाउ मूविंग अहेड टू अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, assertion all electric devices shown in the circuit are ideal, ठीक है? यहां पर क्या क्या है? बैटरी लगी हुई है, EMF, ठीक है? E means EMF, okay, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एंड पोटेंशियल मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर लगा हुआ है, ठीक है? ओके, और एमीटर करंट मेजर करने के लिए लगा हुआ है, एंड यहाँ पे रजिस्टर है, ठीक है? रेजिस्टेंस, राइट? तो अब इसमें क्या बोलता है, ये कहता है कि द रीडिंग ऑफ ईच एमीटर एंड वोल्ट मीटर इज 0। भाई अगर हर चीज इसमें आइडियल है, मतलब रुका हुआ है, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वोल्ट मीटर और एमीटर की जो वैल्यू है वो 0 होनी चाहिए। बात समझ आ रही है? ओके, मतलब अगर इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो ए और बी जो है वो 0 होना चाहिए, ठीक है? वो ये मेन स्टेटमेंट ये बोल रही है, ठीक है? बाकी और समझने की हम कोशिश करते हैं। अब रीजन क्या कहते हैं? एन आइडियल वोल्ट मीटर ड्रॉज ऑलमोस्ट नो करंट ड्यू टू वेरी लार्ज रेजिस्टेंस एंड हेंस V एंड A मींस एमीटर, ओके, विल रीड 0। रीजन क्या बोलता है कि भाई वोल्ट मीटर जो है वो 0 करंट को ड्रॉ करेगा, 0 करंट प्रोवाइड करेगा, सॉरी वोल्ट मीटर ने जो बैटरी है, राइट? क्यों? क्योंकि उस वायर में रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। अगर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा तो वोल्ट मीटर जो है वो 0 करंट ड्रॉ करेगा। अब यहां पर ये स्टेटमेंट ही गलत हो गई। वोल्ट मीटर कभी भी करंट को मेजर नहीं करता, वो किसको मेजर करता है? एमीटर, सॉरी करंट को मेजर कौन करता है? एमीटर। वोल्ट मीटर किस चीज को मेजर करता है? पोटेंशियल को। तो ये तो स्टेटमेंट ही गलत कर दी। बात समझ आ गई? तो इसमें क्या है कि ये हमारी मेन स्टेटमेंट करेक्ट है बट रीजन जो है वो फॉल्स है, इसीलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, ठीक? नाउ मूविंग अहेड टू आवर लास्ट क्वेश्चन। Electric appliances with metallic body have 3 connections, okay, whereas an electric bulb has 2-pin connection, ठीक है? 3-pin connections reduce heating of connecting wires। आप समझ आ रही है? तो अब क्या बोल रहा है ये कि जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज होते हैं जिनकी मेटालिक बॉडी होती है उनके पास 3 कनेक्शंस होते हैं। आपने देखा होगा जो प्लग बना होता है 3-पिन प्लग, उसमें एक यहाँ होता है, एक यहाँ होता है, एक यहाँ होता है, ठीक है? आज जो इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं उसके पास 2-पिन कनेक्शन होता है, मतलब सिंपल 1 और 2, ठीक है? अब उसका रीजन क्या दे रहे हैं कि भाई 3-पिन कनेक्शन इसलिए होते हैं क्योंकि उन कनेक्टिंग वायर्स में जो हीट होती है, जो हीट प्रोड्यूस होती है, उसको रिड्यूस करने के लिए। ये तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता, इसलिए थोड़ी होता है। एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक अर्थिंग होती है, उसका हीट से कोई लेना देना है नहीं, ठीक है? इसीलिए जो थर्ड जो रीजन है वो इनकरेक्ट है, ठीक है? और जो हमारा असर्शन है वो करेक्ट है, ठीक है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, ठीक है? दैट असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो अब ये जो हमने क्वेश्चंस किए हैं इनसे आपको ये तो आइडिया हो गया होगा कि असर्शन एंड रीजन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है? आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है? और आपको मजा भी आया होगा, है ना? ओके, सो दिस इज तुषार भारद्वाज, थैंक यू वेरी मच, stay safe, stay home.